बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर अमरीकी सदारती इलेक्शन में साबिका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आप तमाम सर्वेज उठाकर देख लीजिए, तमाम अखबारात उठा लीजिए, टीवी चैनल्स के तज्जिए उठाकर देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस का नेक टू नेक कंपटीशन दिखाया जा रहा था और 1-2% से कैमला हैरिस उन तमाम पोल्स में थ्रू आउट बज़ाहिर जीतती दिखाई दे रही थी। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एज सेड कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के होते, अमेरिकन ताकतों के होते, बिजनेसमैन, टाइकून मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होते हुए इलॉन मस्क का ट्विटर, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमरीकी सदारती इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है वो अब कहाँ पर खड़ी है। रीज़न कि उनकी तमाम तर तवक्कुआत डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता थी। वो पहले से वाबस्ता करके बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। एंड नॉट टू फॉरगेट, डोनाल्ड ट्रंप इज़ द ओनली प्रेसिडेंट कि जो पिछले 250 साल की तारीख के अंदर अमरीकी के अंदर सजा याफ्ता शख्स होते हुए साबिका सदर, सजा याफ्ता और फिर अगले सदर मुंतखब हो चुके हुए। आज के शो में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल पॉलिटिक्स पे किस हद तक इसका फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक होपफुल है, हमारी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की ये कहाँ पर देखती है डोनाल्ड ट्रंप की इस फतह को कैसे देखती है कि हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कैसा होगा। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के अंदर कल परसों से एक बार फिर से एजिटेशन का नया सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है, जलसे जुलूसों का आगाज़ किया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ के पास ओनली वे आउट एजिटेशन है? इस पर बात करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे मेहमान है रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर। अमरीकी सदारती इलेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज आई थिंक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर वो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तमाम पोल्स, नेशनल मीडिया, अखबारात, हर चीज़ अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। इनिशियली एट वंस पता चलता है जी प्रेसिडेंट इलेक्ट इज डोनाल्ड ट्रंप। वर यू शॉक्ड? नो, आई वाज नॉट, क्योंकि मेरी पार्ट ऑफ द फैमिली इज इन अमेरिका, सो उनकी से जो इनपुट मिल रही थी वो पॉजिटिव थी कि इस दफ़ा ट्रंप ही जीतेगा। तो बल्कि खासी लैंडस्लाइड विक्ट्री है उसकी, कोई छोटी की, इट्स नॉट अ क्लोज फाइट, सो इस तरीके से है। तो लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो लाजमी बात है कि वो नहीं चाहते थे कि ट्रंप के वो, और अखबारात वगैरह में भी जो बाय एंड लार्ज जो बयानात आ रहे थे, जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो यही थी कि ट्रंप नहीं जीतेगा। सो एक माहौल बनाया हुआ था ट्रंप के ना जीतने का और कामिला हैरिस के जीतने का। लेकिन बाजी पलट दी है उसने जी। दिस इज ओनली द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस के एक जो प्रेसिडेंट है वो एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर नहीं बना। आउट हुआ आप एक दो, क्लीवलैंड थे मेरा ख्याल प्रीवियसली जो क्लीवलैंड थे और एक ये हैं जी, तो आया। तो इट्स अ ग्रेट कमबैक फॉर हिम। लेट्स सी कि अब वो क्या पॉलिसीज अमेरिका के लिए अडॉप्ट करते हैं। बट बहुत चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, सब सारी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है, लड़ाई है, फैमिन है, जेनोसाइड है, हर तरफ है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ईस्ट और वेस्ट का वो बढ़ रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ट्रंप के लिए। तो लेट्स सी के सर एक जुमला जिसमें बड़े तजाद है, मैं सुबह से वो जुमला बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ कि ये पहले अमरीकी सदर हैं जो सजा याफ्ता है। साबिका सदर होने के बाद सजा याफ्ता एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट सजा याफ्ता। सजा तो उनको नहीं मिली हुई ना, सजा होगी हुई है ना, वो तो इसके इलेक्शन तक पोस्टपोन हुई थी ना कि पोस्ट इलेक्शन आगे एग्जीक्यूशन होगी उसकी। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आई डोंट थिंक कि वो एग्जीक्यूट होगी। अब तो ऑब्वियसली नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सो ऑब्वियसली चीजें एट वंस बदल गई। अब सर आ जाते हैं उन होप्स के ऊपर के जो कल की, तो वो होप्स हम पहले भी इस शो में डिस्कस कर चुके हैं। When it comes to पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, do you think ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के साथ कोई हालात वाक़यात पाकिस्तान में भी बदलेंगे? देखिए, हिस्टोरिकल देख लेते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या रहे हुए हैं यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में। अगर आप पिछले 76 साल की तारीख, 75 साल तकरीबन पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को हो गए हैं। अगर आप देखें तो रिपब्लिकन्स जब भी पावर में आए हैं तो उनके अहद में यूएस पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं वो क्लोजर रहे हैं, बेहतर रहे हैं। जब भी डेमोक्रेट्स आए हैं तो वो डिस्टेंसिंग क्रिएट हुई है और वो ताल्लुकात की नौइयत भी इतनी क्लोज नहीं रही जितनी कि रिपब्लिकन्स के ज़माने में। तो अगर आप उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उम्मीद की जाती है कि ट्रंप के ज़माने में हालात जो हैं वो, ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा वार्म होंगे, क्लोजर होंगे। एक जो
और है कि जब खान साहब गए थे अमेरिका के विजिट के ऊपर तो ही स्टक अ कोड विद My friend, वो ट्रम्प साहब के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ज़ाती नौइयत के अगर खान साहब इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, तो अगर इनके एक दूसरे के साथ डील करना पड़े तो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिविटी होगी जो कि इफ़ेक्ट करेगी और जो एक ऑरा सा क्रिएट करेगी सारे चक्कर में। लेकिन जबकि ये पॉजिटिव्स कहने के बाद आई मस्ट इमीडिएटली क्वेश्चन कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान, खासकर जहाँ अमेरिका शामिल हो वहाँ ताल्लुकात जो किसी एक शख्स की बेसिस के ऊपर उसके कहने या ना कहने के ऊपर वो ताल्लुकात नहीं होते। सो एक स्टेट टू स्टेट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इज नॉट द ओनली स्टेक होल्डर। वहाँ भी आपको पता है उनकी पार्लियामेंट है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, सेनेट है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द पेंटागन। सो इन तमाम ने मिलके एक पॉलिसी जो है वो बनानी है। पाकिस्तान इसमें कहाँ फिट होगा ये कोई इतना मुश्किल नहीं है बताना। देखिए पाकिस्तान अब पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान का डायरेक्ट कंपैरिजन जो है बड़ी जो रियासतें हैं वो हम इंडिया के साथ करती हैं कि इन दोनों में हमें एक को अगर चूज करना पड़े तो वो किसको चूज करेंगे। सो बाय एंड लार्ज अदर देन चाइना तमाम जो बड़ी इस वक्त हुकूमतें हैं वो इंडिया, उनका जो पलड़ा जो है वो इंडिया का भारी होता है। चीन अकेला मुल्क है जिसने कि पाकिस्तान को इन प्रेफरेंस टू इंडिया चूज किया हुआ है। हालांकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि उनके साथ भी ताल्लुकात में मिसहैप हुआ है जो कि इंटायरली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने देखा है उसको पूरा, मैंने सुना है उसको सीक्वेंस किया है मैंने और जो फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट आई है वो इट वाज टोटली अननेसेसरी। मेरा बचकानापन था वो, मतलब हाँ मैच्योरिटी का फुकतान नजर आया, इंतहाई फुकतान नजर आया। आई होप एंड प्रे कि ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को परमानेंटली जो है वो नहीं इफेक्ट करता। तो कंपैरिजन जब आएगा तो वहाँ ट्रंप हो या बाइडन हो या ए हो या बी हो या सी हो, द फैक्ट इज कि जी जो वेट है वो इंडिया के पलड़े में पड़ेगा। सो पाकिस्तान विल हैव टू स्ट्रगल। पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो, अच्छा जब कोशिश करता है तो फिर उसमें ये जो फैक्टर्स होते हैं ना पर्सनल एसोसिएशन के और जो बाकी हैं वो एक कंड्यूसिव रोल, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे कि जी आउटकम जो है ताल्लुकात का वो उनकी बेसिस के ऊपर सिर्फ नहीं होगा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। एट वंस कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं होगा उसमें आके। एट वंस जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो पाकिस्तान की में आई है वो जो कि बाय एंड लार्ज जो है वो अमेरिका की तरफ है, उसके भी कुछ डायनामिक्स हैं। वो डायनामिक्स जो है वो भी कंसिडर होंगे जब यूएस अपनी पॉलिसी जो है पाकिस्तान की तरफ फॉर्मलाइज कर रहा होगा, तो वो डेफिनेटली शायद एक उनके कॉन्टेक्स्ट में उनके व्यू पॉइंट से एक पॉजिटिव डायनामिक हो जिसको कि वो कंसिडर करें, जबकि वो पॉजिटिव डायनामिक जो है वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है हमारे पास। कोई शिफ्टिंग थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा मैं बाइडन वाले एरा में, डोनाल्ड लू एंड ऑल लैटर साइफर एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक सो उस केओस से या उस सारे वो जो एक जैम में जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप टेकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ स्टक हैं, अब इस चेंज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जैम से निकल सकेगी? उस नैरेटिव या उस बयानिए को पीछे छोड़ेंगे, एट वंस रद्द करेंगे लुकिंग एट ट्रंप, या फिर उसी के साथ आगे चलेंगे कि दैट वाज बाइडेन्स डिसीजन या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन था एंड ट्रंप हैज टू अनडू दैट समहाउ? देखिए रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो किसी एक नुक्ते के ऊपर आके ना मुंजमद होते हैं और ना ही वो अनफ्रीज होते हैं वहाँ से। ठीक है, वो रियासतें दे गो बियॉन्ड दैट। मैं आपको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के ज़माने में भुट्टो साहब को हैंग किया गया था, एजाज साहब उस वक्त हुकूमत में आते और तमाम लोगों की उंगलियाँ जो थी, बल्कि स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं कि आई मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू, तो तमाम उंगलियाँ जो थी वो यूएस की तरफ पॉइंट आउट करें। लेकिन हिस्टोरिकली यही पीपल्स पार्टी जिनके लीडर को, फाउंडिंग लीडर को हैंग किया गया था, उन्होंने अमेरिका के बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका के जाके गोडे गिटे पकड़ के उसकी तरीके वापस ये पाकिस्तान में आई और प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये एक ट्रांजिशन हो जाती है। जहाँ तक हमारे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, रियलिटी एक रियलिटी होती है, हकीकत होने के बावजूद भी बड़ी इनकम्बेंट होती है कि जी रियासतें जो हैं अमेरिका जैसी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको ठीक रखें। तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी हद तक इसको ट्रांजिशन कर चुके हुए हैं, पीटीआई में कर चुके हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक मेजर हिंड्रेंस होगा
अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, जो मतलब रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस बनेगी। लेकिन ट्रंप एक मर्क्यूरियल आदमी है, आपने उनकी पहले 4 साल भी देखे होंगे, उनकी एक बड़ी फिक्स्ड अप्रोचेस हैं। तो हम देखते हैं, मैं तो आई एम लुकिंग एट इट बेसिकली बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई एम लुकिंग एट कि जी हम कहाँ फिट होंगे। जो बेसिक चैलेंज है वो ये है जी कि हम अपने आप को कहाँ फिट करवाएंगे। अमेरिकन एफर्ट हमें पुट अप करना है, एफर्ट हमें पुट अप करना है। चलें अब जरा पाकिस्तान पे आ जाते हैं। हमने थोड़ा सा अमेरिकन इलेक्शन तो डिस्कस कर लिया। रिसेंट लेजिस्लेशन जल्दी में हुई, जजेस की तादाद भी बढ़ गई, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई है? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो एक्सेप्ट नहीं किया और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं। अनकरीब हो जाएगी चैलेंज कर रही है वो, मेरा पिटिशन तैयार हो चुकी हुई है, वो चैलेंज होगी, लाजमी बात है। उसको तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम वहाँ जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने हैं, वो भी हम अंडर प्रोटेस्ट बने हैं, सिर्फ इसलिए कि चूंकि अब ये पार्ट ऑफ लॉ है, हो चुका हुआ है। अब ये और बात है कि उसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है, लेकिन हमने उसमें शिरकत की है। अब वर्चुअली ये हुकूमत जो करना चाहती थी वो सब कुछ कर चुकी हुई है। ऑल कॉर्नर्स ठीक है। अब मुझे आज वो शराज साहब को पकड़ लिया, हमारे एमएनए को, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब आप तमाम अहदाफ जो हासिल कर चुके हुए हैं, बंदों को एब्डक्ट करके, बंदों को जो भी करके, मैं कन में नहीं पढ़ना चाहता, तो आज हमारे वो जो एमएनए है उसको अब्डक्ट करने का क्या उसकी क्या वजह? अब और अहदाफ हैं कुछ, क्या हम एक और फेज देखें अमेंडमेंट्स का, कुछ और करना चाहते हैं? ये मुल्क जो है जमहूरियत से ये ऑटोक्रेसी के नहज तक पहुंच चुका हुआ है। अब हम जमहूरियत को हम खैर बात कह चुके हुए, ये जमहूरी मुल्क रहा नहीं है, अब सिर्फ नाम की जमहूरियत है। अब इसमें बाकी सब कुछ जो है वो ऑटोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरा ख्याल है कि इतने सारे अब अहदाफ करने के बाद तो इन्हें कोई खौफ नहीं रहना चाहिए, लेकिन खौफ का आलम यह है कि जी आज एक और हमारे एमएनए को जो है ना वो इन्होंने उठा लिया। ख्वाजा शराज साहब तौंसा से, और बड़े बहुत ही अच्छे और बड़े शरीफ इंसान है, बड़े सिविल मैन और बड़े सिविलाइज्ड इंसान है, और उन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड कि हम मे बी 27th अमेंडमेंट इज ऑन इट्स वे। मैंने तो जब ये बात हुई थी हमारे पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस हुई थी, तो उस वक्त मैंने जब 26th अमेंडमेंट हुई थी तो मैंने कहा जी अब फेज 2 भी आएगा और फेज 3 भी आएगा। ये मेरी अपनी ज़ाती स्टेटमेंट थी। वहाँ फेज 2 तो आ गया। मेरा ख्याल है कि जी अब ये इसकी सारी की कंसोलिडेशन करने के लिए एक फेज और आएगा। फैसल बावड़ा साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है कि अब अमेंडमेंट्स भी आएंगी और पास भी होती है। जी हाँ, पास तो उन्होंने बड़ी आसानी से करवा लिया। अब वो लेजिस्लेचर ले चुके हुए हैं, वो खरीद चुके हुए हैं। रिसेंट लेजिस्लेशन देख लीजिए ना, जो नेशनल असेंबली से हुई है, सेनेट से हुई है, अभी जजेस वाली और बाकी सारी जो आसानी से हो गई है, बिल्कुल हो गई है। जो नंबर्स उनको चाहिए थे वो नंबर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिए हुए, अरेंज कर लिए हुए, उनके पास। डोंट यू थिंक सो अगर कमेटी में जब ये पुट अप किया गया, पीटीआई भी इज पार्ट ऑफ द कमेटीज, पार्लिमानी कमेटियां, जो वहां पर एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो करना चाहिए था वहां पे कि यार व्हाई जजेस, मतलब ठीक है फेयर इनफ आपका इस्तेहकाक तो है, लेकिन कोई रीजन भी तो होती है ना, कोई वजह भी तो बताओ कि क्यों वाई 34। जिस दिन ये पास हो रही थी तो हमारा ख्याल है बड़ा पुरजोर एहतजाज हमने पार्लियामेंट में, इन द हाउस हमने किया था। और कमेटीज तो बनी नहीं थी, अभी कमेटीज तो कल बनी है जी, उसके चेयरमैन वगैरह नामजद हुए हैं। तो कमेटीज में बहुत सारी कमेटीज के तो इजलास कन्वीन ही नहीं हो सकते थे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं थी अभी तक। वो बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो चार हमें चेयरमैनशिप्स मिली हैं और बाकी 4 जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अब आके वो कमेटीज हुई है। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कमेटीज में खासी हलचल होगी, बातचीत होगी। एक स्टेटमेंट है, उसको डीकोड करने या अंडरस्टैंड करने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरी रोज से मुलाकात हुई, उनको फोन भी करूं कि प्लीज मुझे मेक मी अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट है, सीएम केपीके के स्पोक्स पर्सन है। ही सेज कि हमारी कोई डील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन सारे मामलात के अंदर। मैं इसको कैसे देखूं? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डील एंड अंडरस्टैंडिंग हियर? इसमें सीएम केपी ने क्लैरिफाई किया था, खुद मैंने उनके मैंने खुद सुने, अपने कानों से सुनी उनकी बात कि जो ये लोग कहते हैं कि मेरी वजह से कुछ हुआ है, जो भी ये ढील वील जो बुशा बीबी को या अलीमा बीबी को जो है उनको छोड़ा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं तो इसकी नोयत को नहीं समझ पाया बेसिकली। इसी अंडरस्टैंडिंग अगर ये है, देखिए एक वफाक की एक इकाई की हैसियत से अली अमीन गंडापुर साहब जो है उस इकाई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सो उन्होंने उसको चलाना है और हमारी अप्रोच पहले दिन से ये रही है जी कि हमने वफाक के साथ मिलकर चलाना है और ज़रूरत भी है, आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है, ठीक है। तो उस सिलसिले में चूँकि केपी एक रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, वहाँ
आपको पता है टेररिज्म है, सारा कुछ है, वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का खासा अमल दखल है, तो उनका एक इंटरेक्शन उनके साथ लगातार रहता है। अगर आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, अब यह अंडरस्टैंडिंग है कि 27 अगस्त को जो हमारा जलसा होना था उसको उन्होंने हमें कह के रोका था और उसको फिर कहा था कि 8 तारीख तक पोस्टपोन करें, और हमें उसकी उन्होंने एडवांस में उसकी परमिशन भी दे दी थी। तो ये एक अगर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद राब्ते के ज़रिए अगर कोई गिव एंड टेक इन टर्म्स ऑफ के जी हम उनको कह देते हैं कि ये ना करें या हमें मिलने की इजाज़त दे दें, वो हमें कह देते हैं जी कि आप ये काम ना करें, ये ना करें। मैं इसकी स्पेसिफिक से आगाह तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक ब्रॉडर जो ये पॉसिबिलिटीज में से एक है कि ब्रॉडर पॉसिबिलिटी के जी ये शायद हो रहा हो। इससे चले मुझे ये नतीजा अखज़ करने में कम से कम इस काबिल ज़रूर हो गया कि पीटीआई स्टिल इज ईगर टू कि हमारी बातचीत स्टार्ट हो, मामला तय पाएं एस्टैब्लिशमेंट से। डू यू एग्री? मेरी कंटेंशन बड़ी सिंपल सी है और बड़ी डिफरेंट है इससे। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने मुल्क को चलाना है, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर आपने मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन लानी है, अगर आपने मुल्क में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। फेयर इनफ, ठीक है। और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो बातचीत है वो इनेविटेबल है, वो नागुज़ीर है, उसके बगैर मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना है, मेरे साथ रहिएगा।